ठीक है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? OH माइनस, क्योंकि OH जिसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. एंड एज यू कैन सी we have a positively charged and a negatively charged species, and so the bond between them will be ionic. ठीक है, completely one electron transfer हो गया. ठीक है, ionic bonds are very, बताओ, स्ट्रॉन्ग. strong. अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में. यस. इसका मतलब स्टेट चेंज, मतलब उसको मेल्ट करें कब? सॉलिड टू लिक्विड, या फिर बॉईल करें कब? जब लिक्विड टू यस. स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो इन दोनों ही पॉइंट्स की वैल्यूज बहुत हाई होती है. फॉर विच कंपाउंड्स? आयोनिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यूजुअली आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाई डू दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? रीजन क्या लिखोगे? They are strong, so more energy is लिख लो required इसका to रीजन. break. हाँ, हाई हाई नहीं, हाँ ऋषभ अभी स्टार्ट हुई है. मोर एनर्जी कंपेयर्ड टू, किसके कंपैरिजन में? Covalent. कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स. More energy compared to covalent bonded compounds is required by ionic bonded compounds. To break the bond. तो ये किस चीज का आंसर हम लोग लिख रहे हैं? This is the reason that ionic compounds are have high, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, MP and BP. MP stands for melting point, BP stands for boiling point. अब ठीक है, पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर मैं आपको सर एक मेरे बात. को एक डाउट है सर. सर हाँ सनी बोलो. सर जैसे सर जो याद करना था सर इलेक्ट्रॉन सर वो तो कर लिया सर मैंने. पर सर जैसे ऊपर एग्जांपल लिया हुआ सर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो सर Mg में तो सर 2 हो गए इलेक्ट्रॉन और सर Cl में 7 हो गए. तो सर अब इसको प्रूव कैसे करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का? प्रूव नहीं, शो कैसे करेंगे? हाँ सर शो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो. और सर जो मैंने पूछा था वो भी बता देना. हाँ ठीक है, वो भी बताता हूँ, पहले ये लिख लो. दिस इज द आंसर. किसका आंसर? रीजन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिख लो. एक मिनट. ओके दिवांशी, सो फर्स्ट ग्रुप किसी को याद है पीरियोडिक टेबल की? फर्स्ट ग्रुप मतलब हाइड्रोजन के ठीक नीचे. Halogen. नहीं, हैलोजन 17 ग्रुप है. फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, Alkali. हाँ, सोडियम, लिथियम. लिथियम के नीचे क्या है बताओ? Sodium. सोडियम. उसके नीचे Potassium.
क्या है? कैंडियम। स्कैंडियम, पक्का? और फिर सीजियम फ्रांसियम कहाँ पे? पोटेशियम में, फिर रोडियम में, फिर सीजियम में। एग्जैक्ट, पोटेशियम जो भी है, फिर वगैरह वगैरह, उसके नाम मेंशन नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ठीक ये फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप में आप लोग देखोगे बात कहाँ से शुरू होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम है ना। बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, राइट? और पोटेशियम के बाद क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली ग्रुप कहते हैं बिकॉज द बेसिस of these compounds are highly soluble in water. Okay, I hope ये लिख लिया है। यहाँ सुनो, अब एक चीज लिख लिया सबने ना? यस सर। हाँ देखो, कुछ कंपाउंड्स, मैं फिर तुम लोग के डाउट्स में आता हूँ। मैंने बताया था, याद करो, उस चैप्टर में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में, कि पर्टिकुलर कंपाउंड की क्लास उसके एनायन या कैटायन से हम डिटरमाइन करते हैं। सर ये क्लास क्या कह रहे हो? जैसे क्लोराइड सॉल्ट्स, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करने वाले सॉल्ट्स, मतलब एसेंशियली तुम किस पे इंटरेस्टेड हो, एनायन पे या कैटायन पे? क्लोराइड पे। एनायन पे। तो क्लोराइड सॉल्ट्स के एग्जांपल्स NaCl, Na नहीं, मैं लिथियम से शुरू करता हूँ, LiCl जिसको कहेंगे लिथियम क्लोराइड, फिर NaCl सोडियम क्लोराइड सबको पता है, CaCl2 कैल्शियम, इसको यहाँ पे लिखते हैं, पहले MgCl2 लिखते हैं, फिर CaCl2 लिखते हैं, फिर KCl भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड। एक चीज नोटिस करो सब लोग, ये जितने भी क्लोराइड के सॉल्ट्स हैं, इनमें जो कैटायंस हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक। यस सर। ध्यान देना, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। क्या लगता है साइज में कौन बड़ा है, लिथियम बड़ा है या पोटेशियम बड़ा है? बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके पास 3 प्रोटॉन्स और 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो उसके पास 19 प्रोटॉन्स तो होंगे और 19 न्यूट्रॉन्स, या ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूट्रॉन्स। तो बड़ा कौन होगा साइज में? सर पोटेशियम। पोटेशियम। इससे हमने, हाँ, इससे हमने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे हम पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है, देयरफॉर उनका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होता है, ठीक। एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, लिथियम क्लोराइड, और ये कहाँ गया NaCl, और कहाँ गया KCl, मेंशन नहीं है, बट इनका आप एक चीज नोटिस करो, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? ऑफ कोर्स NaCl, लेकिन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अच्छा, उसी का ज्यादा है, NaCl, और इसका कम। तो क्या हम ये जनरल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे, ठीक है, फॉर फर्स्ट ग्रुप, ये तो क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए, और भी सॉल्ट्स हो सकते हैं, सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट्स जैसे Li2SO4, Na2SO4, A2SO4 वगैरह वगैरह। तो जैसे हम नीचे जाएंगे, क्या आप पैटर्न नोटिस करो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं? हाई हो रहे हैं। क्यों? मतलब हाई हो रहे हैं मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हाँ। यस सर। तो इससे क्या इन्फरेंस निकल रहा है? इससे ये इन्फरेंस निकल रहा है कि जैसे जैसे इनका साइज भी बड़ा होता है तो ये जो आयनिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं वो और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं विद देयर काउंटर पार्ट एनायंस, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 1 मार्क के लिए मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन कि विच आयनिक कंपाउंड हैज लेट्स से मोर बॉइलिंग पॉइंट, और ऑप्शन में आपको ये जो चीजें दे दी गई हैं, Ca मान लो SO4 और MgSO4, सबसे पहले तुम्हारा दिमाग जाएगा ठीक है ये कौन से कॉमन एनायन को बिलोंग करें, SO4, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। फिर देखो इनका कैटायन, ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं,
कैल्शियम और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं ना, ये दिख रहा है। तो जैसे नीचे जाएंगे, मतलब अरे नीचे जाओगे तो नीचे ज्यादा कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम ना, कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो यहाँ जैसे क्लोराइड को आप देखो, कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का ज्यादा है? कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा है। वही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो समझ रहे हो, ये चीज क्लियर है? यस सर। पक्का? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एमपीवीपी याद मत करो, बट हाँ जैसे सानवी के केस में उसके स्कूल में इन्होंने सीधा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ लिया। आई थिंक लिथियम क्लोराइड था ना सानवी? यस सर। ये तो काफी मतलब सर ऐसे पूछते नहीं है ना नॉर्मली? नॉर्मली तो पूछते नहीं है, ये तो ऐसे एक्सपेक्ट करें कि एक एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए, कहाँ क्या लिखा है। सर वो क्विज था। अच्छा क्विज था तब ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बोर्ड्स में कि आपको ऐसे आउट ऑफ ब्लू पूछ ले कि बताओ कैल्शियम सल्फेट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। भाई ये तो टॉर्चर है सरासर, होगा नहीं बेसिकली। इस तरह के क्वेश्चंस कभी फ्रेम करेंगे नहीं। हाँ इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, दो कंपाउंड्स दे देंगे, बोलेंगे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, बताओ अभी भी किसी को इसमें डाउट है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके आई होप नहीं। ठीक है देखो, फर्स्ट डाउट पहले मैं इसका क्लैरिफाई कर लेता हूँ, सनी चिराग का। वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना कि जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर सबको पता है, ये बेसिक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। जिंक इट्स अ मेटल, बट ये ऐसा वैसा मेटल नहीं है, एम्फोटेरिक है ना नेचर में। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक नेचर। सो एसिड प्लस बेस सबको पता है, सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट, है ना, न्यूट्रलाइजेशन इसे कहते हैं। यस अब प्रॉब्लम ये सर। थी कि हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगा? क्या? हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगा? नहीं मेरे भाई, हाइड्रोजन तब फॉर्म होता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करती है, ये एसिड नहीं है ना। एसिड और वाटर के फॉर्मेशन पे भी हाइड्रोजन। हाँ सर जिंक तो जैसे है। हाँ मान लो जिंक है, लेकिन जिंक खुद एसिडिक नेचर शो कर रहा है और खुद ही अपने साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेगा? अब तुम ऐसे देखो, जिंक प्लस मान लो H2SO4, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बताओ। यहाँ पे H2SO4 सबको पता है इसका एसिडिक नेचर है। ZnSO4 plus H2। H2O होगा। H2O या H2 होगा, सोचो। सर H2 होगा। यहाँ पे क्या वो बेस का रोल निभाएगा या अपनी बेसिक प्रॉपर्टी भूलकर वो सिंपली एक मेटल मेटल बन जाएगा की सर। तरह ट्रीट उसके ये एसिड करेगी? क्योंकि मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, दे गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे आपको वाटर बेसिकली आप क्या न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे प्रोडक्ट्स लिखोगे या फिर मेटल प्लस एसिड के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट्स लिखोगे? मेटल। मेटल प्लस एसिड। क्यों, रीजन एनीवन? समझ नहीं आया, हमने न्यूट्रलाइजेशन सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट ही है। एक टाइप से ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होकर क्या बनेगा? सर ZnSO4 plus H2। ZnSO4 plus H2। मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आगे। यस सर। वाटर फॉर्म नहीं होगा, राइट? यस ये सर। क्यों होगा? क्योंकि जिंक एम्फोटेरिक है ना नेचर में। ये भी तो हो सकता था कि जिंक तो क्योंकि वाटर भी तो एम्फोटेरिक फॉर्म हो सकता है, बट नहीं हुआ। क्यों? क्यों सर? क्योंकि आप एक माइल्ड एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। एग्जैक्टली लेकिन स्ट्रॉन्ग तो यहाँ बेस भी था, बेस से उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो मेटल और बेस रिएक्ट। बिकॉज मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो बेसिस के केस में उनकी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी अच्छे से यूटिलाइज होती है। अब ये अगेन लिविस एसिड लिविस बेस का ये कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ाएंगे, तब और अच्छे से क्लियर होगा क्यों।
बट इस केस में विल हैव Zn2SO4, नहीं ZnSO4, दोनों की 2 कैंसिल हो जाएगी प्लस H2. बट इन दिस केस यू विल हैव सोडियम जिंकेट. जिंकेट क्या है? एक कैटायन है या एनायन? कैटायन जिसकी वैलेंसी होती है 2, और सोडियम जो कि एक एनायन है, इसकी वैलेंसी होती है 1. क्रिस क्रॉस करोगे तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? Na के साथ. सो इट विल बी Na2 ZnO2. ठीक है सर, सॉल्ट तो मिल गया प्लस वाटर. क्लियर है चिराग? और प्लस हीट ऑफ कोर्स, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन है. सर अगर H2SO4 की जगह कोई वीक एसिड होता तब क्या होता रिएक्शन? वीक एसिड मतलब जैसे एसिटिक एसिड. हाँ, जैसे एसिटिक एसिड भी. सर ये H2 और H2 वाला अभी भी नहीं आया सर, ये क्या हुआ मतलब? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये देखो, फर्स्ट रिएक्शन, metal was subjected to base, a strong base, but here the metal shows its acidic property because zinc has what kind of nature? Amphoteric nature. Amphoteric. So we all know acid plus base will form salt Plus water. water plus heat, because every neutralization reaction is एंडो या एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक इन नेचर. Exothermic. तुम्हें शायद सॉल्ट फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है. सॉल्ट फॉर्मेशन में आप इसे याद रख लो कि जिंकेट भी एक. हाँ सर, ये मतलब याद ही करना पड़ेगा ना. ऑफ कोर्स. अब तुम्हें कोई कहे बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट की कैसे याद रखते हो वैलेंसी? कंपाउंड्स देखते देखते याद हो जाते हैं. हाँ सर, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पक्का इसकी वैलेंसी 1 रही होगी, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी क्या होती है? 1. ये दोनों 1 क्रिस क्रॉस हो जाते हैं तो बेसिकली कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है. बट यही अगर तुम Mg, मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्म करोगे कंपाउंड, Mg का 2 नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा HCO3 के साथ? Yes sir. तो अब क्या लिखोगे कंपाउंड? Mg होल ब्रैकेट Whole. HCO3 का ट्वाइस. तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है सर ऐसी जो आपने कल रिएक्शन बताया था उसका मेटल का और उसके साथ मेटल और किसका? वो नाइट्रिक एसिड का, वो भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा ना. नाइट्रिक अच्छा एसिड के हाँ, साथ जो कुछ बताया कुछ था. एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स याद रखनी पड़ेंगे. एक मिनट यार, वो पेज कहाँ गया? तुम क्या पूछ रहे थे आयुष? जिंक और कार्बोनिक एसिड. आई थिंक इस केस में भी वो हाइड्रोजन ही फॉर्म करेगा. क्या है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला? H2CO3 ना. यस सर. सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक कार्बोनेट. यस. कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है? 2. जिंक की भी 2 है, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ZnCO3 प्लस H2. मान लो एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH. याद रखो, COH फंक्शनल ग्रुप है, विच इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनाइड्स कंपाउंड में है. COH किस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं? कार्बोक्साइलिक. ठीक है, कोई नहीं, जब आएंगे उस चैप्टर में तो पढ़ेंगे. तो जिंक प्लस एसिटिक एसिड. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें जिंक एसिटेट, ठीक है, जिंक एसिटेट लिखेंगे कैसे? पहले तो H2 लिखते हैं. CH3COZn कैसा लगता है लिखने यस में? सर. एसिडेट उल्टा ही लिखा जाता है. ओके, या फिर Zn पहले आएगा, क्योंकि Zn की वैलेंसी कितनी है? 2. ठीक है. एसिटेट की क्या है? ये है CH3COO. ये भी क्या है पता है? ये एक एनायन है, उसका चार्ज होता है -1. बेसिकली मैं 1 ही लिख रहा हूँ सिर्फ. तो अगर आप क्रिस क्रॉस करोगे तो उसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना CH3COO के साथ.
ये समझ रहे हो सब लोग? सर ये आप सोच कैसे रहे हो? सोच कैसे रहे, क्योंकि मुझे याद है ये ग्रुप्स, जैसे जिंकेट, कुछ हैवी हैवी इनके मैंने याद कर क्वेश्चन लिए। बोल रहे हैं। HCO3, ठीक है, CH3COO, फिर मान लो और क्या है, ये तो कॉमन है, SO4 CO3 OH, इसमें दो दो मॉलिक्यूल्स हो गए, किसी में तीन तीन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं। सिंगल वाले क्या हो गए, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड, -1 -2 -1। तो ये सब अब नाइट्रोजन। याद है, प्रैक्टिस कर करके याद हो गया मुझे अब, और कोई इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। सोच नहीं पा रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है। अब जैसे मुझे पता है सोडियम एसीटेट कोई मुझे कह दे तो मेरे दिमाग में ये चलेगा सोडियम, और ये है एसीटेट CH3COO, इनकी वैलेंसीज में लिखूंगा नीचे, क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की वैलेंसीज 1 है। तो कैसे लिखेंगे सोडियम एसीटेट? हमेशा पहले मेटल को लिखते हैं फिर नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या है, किसे इंडिकेट करता है, कैटायन को, फिर एनायन को लिखते हैं, राइट। ये प्रैक्टिस सबको पता होनी चाहिए कि पहले कैटायन और फिर एनायन। कभी देखा है बुक्स में ClNa लिखा हुआ या NaCl? ऐसी है। मतलब पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप NaCH3COO लिखोगे। तो पीछे आते हैं इस केस में, कहाँ गया, जिंक एसीटेट में क्या लिखोगे, पहले Zn लिखोगे या CH3COO लिखोगे? Zn। Zn ब्रैकेट दो, इसका 1 मल्टीप्लाई हो गया Zn के साथ, और CH3CO के साथ किसका 2 मल्टीप्लाई होगा, Zn का 2। अब ब्रैकेट्स हटाओ, ब्रैकेट्स उसी के हटेंगे जिसके बाहर 1 लगा हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Zn ब्रैकेट CH3COO होल ट्वाइस, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। सो आई होप ये क्लियर है आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के पीछे क्या रीज़न है। H बाद में क्यों लिखते हैं? अच्छा, जैसे H2SO4, ठीक है, आयुष ने पूछा कि H बाद में क्यों लिखते हैं। जैसे H2SO4 सबको पता है, H2SO4 HCl और HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि इनमें दोनों जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या है, एनायंस या कैटायंस? क्या लगता है, बताओ। H+ आयन है। हाँ, ये कैटायन है और ये एनायन, ये कैटायन और ये कैटायन को चलो मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ उसका साइन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और ये है तुम्हारा एनायन, -2 और ये -1। तो वही नोशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, एसिड में भी पहले कैटायन एनायन। लेकिन उसका क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड में CH3COO में H क्यों बाद में लिखते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग H is a cation, and Cation। as you know H has a positive 1 charge, and right now we discussed कि CH3COO एक एनायन है जिसका क्या चार्ज है, -1। So technically speaking H should come first, right? ये हम इसलिए लिखते हैं ऐसे, ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इसको थोड़ा महत्व देते हैं आयुष, प्रायोरिटी देते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH उसकी पहचान होती है। इसको ऐसे लिखते हैं कि C एक डबल बॉन्ड बनाता है O के साथ, एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ बनाता है, और उसका एक बॉन्ड ओपन रहता है कि आ जाओ भाई मेरे साथ बॉन्ड कर लो, ओपन टू बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है, ये चीज़ देख रहे हो, तो इसी को कंबाइन करके COOH लिखते हैं। और ये जो CH3 है ये तो मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल मतलब यहाँ से आया, मीथेन CH4 है, एक H उड़ा दो तो CH3, दिस इज मिथाइल। CH4 का सबको स्ट्रक्चर पता होगा, ये तो 8th क्लास में पढ़ा होगा। मीथेन जो एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, मेन कंपोनेंट है पेट्रोलियम गैस का, पता है ना सबको।
तो एक H अगर आप हटा दोगे तो यही जब इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो उसको CH3COH which is methanoic acid. Anyways, moving on. Next, strength wise, sorry strength कह रहा हूँ, MPBP के रेस्पेक्टिव से हो गया. सॉल्युबिलिटी में आते हैं. बताओ आयनिक कंपाउंड्स क्यों इजिली सॉल्युबल हैं वाटर में? व्हाट इज द रीजन? अच्छा एक मिनट रुको, सनी का भी डाउट ले लेते हैं. जैसे सनी का डाउट था कि जैसे Mg और Cl की फॉर्मेशन. सनी? हाँ सर, Mg में 2 हो गया, Cl में 7 हो गए. हाँ तो तुम्हें वो पहले क्या कहते हैं, वो जो 2 और 7 तुम कह रहे हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तुम्हें उन्हें डिनोट करना पड़ेगा क्रॉस या डॉट से. याद करो हमने क्या चीज़ पिछले क्लास में डिस्कस की थी. डॉट किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर जो नहीं कर रहा है. सर नॉर्मल भी तो कर सकते हैं ऐसी. नहीं सारे अब डॉट से कर सकते हैं ना? सारे भी डॉट से कर सकते हैं, बट देखो एनसीईआरटी में उन्होंने ये देखो Mg में डॉट. डॉट मतलब जो उठ के चला जाए, जो ट्रांसफरेबल हो. ठीक है. क्रॉस मतलब वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से. क्रॉस मतलब नहीं, नो वे, आई एम नॉट लीविंग माई प्लेस. डॉट मतलब ओके, आई एम फ्री टू मूव. सो दैट इज हाउ they are treating the electrons which are loosely held or which are tightly held. तो तुम इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को ना डॉट से डिनोट कर देना, बिकॉज ये दो ट्रांसफरेबल हैं सनी. और Cl के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रॉस से. मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे इसे देख लो, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड. ठीक है. कैल्शियम के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वैलेंस? 2. 2, क्योंकि 20 है. KLMN फॉर्म 20 का लिखोगे तो 2 8 8 2. ठीक है. M में ऐसे लिखेंगे तो ये आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है. इसे डॉट की तरह रिप्रेजेंट करोगे क्रॉस? डॉट क्योंकि ये मेटल है. मेटल है तो वो रेडी टू डोनेट ट्रांसफर. OH एक कैटायन है. सर OH पूछ सकते हैं, बिल्कुल चांस है. 7 हो गया ना सर? नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन. पहले आपको ये समझना होगा O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है. तो एक एक करके पहले एनालाइज करो. O बताओ जल्दी से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है O के? सर 6. 6. ठीक है, 6 डॉट्स बना दिए मैंने. H सिंगल बॉन्ड बनाएगा O के साथ या डबल बॉन्ड बनाएगा OH बनाने के लिए? सर 1. हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा हाइड्रोजन. यस अभिषेक, गुड. तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है. बिकॉज रीजन क्या है? आप इसका KLMN लिखोगे ना H का, एक ही इलेक्ट्रॉन है. एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो K शेल में ही है. वो या तो इसको लूज कर देगा, यूजुअली लूज करता है, कभी कभी गेन भी करता है टू बिकम लाइक हीलियम, क्योंकि हीलियम का K कंप्लीटली फिल्ड होता है. ठीक है. एनीवेज तो यूजुअली वो लूज करता है. ओके लेट्स गेट बैक. सो सिंगल बॉन्ड बनाया. अब देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब ऑक्सीजन के OH में पास 9 हो गया. नहीं नहीं, 37 हो ध्यान, गया. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा उस पर ध्यान दो. हाँ, O के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. सर 7 कैसे? अरे हाइड्रोजन अपना शेयर तो कर रहा है इसके साथ. पहले 6 थे, अब 7 है. 7 एक कम पड़ रहा है ना ऑक्टेट बनाने के लिए, राइट? तो उसको वो अपनी उस ऑक्सीजन की, सॉरी उसे अपनी उस 8th इलेक्ट्रॉन की डिमांड कैसे फुलफिल होती है? कैल्शियम वेट. हाँ, तो इसे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ऐसे कितने हाइड्रोक्साइड्स आएंगे? 2. समझे? इसलिए हम लिखते हैं ना Ca होल OH का ट्वाइस. ये आयनिक बॉन्ड है ना ये. ऑफ कोर्स ये और आयनिक इसमें बॉन्ड, ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्ड है. खैर मैं इसको अच्छे से लिख दूं. इसके बाद हम एक इक्वेशन भी तो लिखते हैं. जैसे हाँ चार इक्वेशन बॉक्स भी है. लिखनी है. OH ऐसे बनाओगे और कितने क्रॉस बनाओगे? 7. ये तुम्हें पता है, मुझे पता है. 1 2 3 4 5 6
और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एरो भी शो करना। अब इसका वो केमिकल फॉर्म आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा जिसके मार्क्स मिलेंगे। सर 2 बार OH क्यों आए? क्योंकि OH की एक ही इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। अब Ca तो बेचारा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गंवाने के लिए बैठा हुआ है कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ, मैं एक अच्छा सर, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो सर बैलेंस करते हैं वो हाँ, इसमें कर रहे हैं। एज पर द वैलेंसी, जैसे हम ये करते हैं ना क्रिस क्रॉस मेथड। Ca का 2 है, OH का वैलेंसी 1 है, तो क्रिस क्रॉस में ये 2 क्यों लगता है? क्योंकि 2 OH आने चाहिए, इसको सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे तभी। अब देखो इसके मार्क्स मिलेंगे। मैं कह रहा था Ca एरो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ बैलेंस ध्यान से करना, OH प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स OH माइनस, लेकिन यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए सर, आपने तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है, तो बैलेंस करो 2। अरे यार, इसको दूसरे कलर से करते हैं। अब यहाँ तुमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे तो यहाँ माइनस, अच्छा हाँ बाय द वे, ये सिर्फ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? -1, ये पता है ना? जैसे Cl Yes, sir. माइनस मतलब -1। तो आपने जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए एक्सक्लूसिव, एग्जैक्टली यहाँ -2 होंगे ना, ये बताओ। सर उसको ऐसे लिखना सॉरी जरूरी है सॉरी सर? सॉरी, -2 नहीं, एक और OH होगा ना। हाँ ऐसे लिखना जरूरी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तभी तो इन दोनों में आएंगे। लेफ्ट वाले में 2 तो है। हाँ, लेफ्ट वाले में फिर 2 करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके बैलेंस्ड होगा। सर हम राइट वाले को भी 2H माइनस लिख सकते हैं ना? हाँ, राइट वाले को भी 2 OH माइनस लिख सकते हो, rather than writing 1 more OH माइनस। आप यहाँ सीधा 2 लिख लो, ताकि वो 2 इंडिकेट करेगा अपने आप में कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेफ्ट में भी आपको 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगेन ये सबसे टफ लेवल पे आपको ये पूछ सकते हैं, बट इजियर साइड में ऐसे नहीं। मोस्ट लाइकली आपसे ये पूछेंगे कि Mg, जैसे वही जो NCERT में गिवन है, MgCl NaCl वाला, उसमें भी तो सेम ही है। उसमें भी सेम है। इसमें थोड़ा सा एक वो वाला एलिमेंट आ गया, सेंस ऑफ कंफ्यूजन, जो इजीली ट्रैप में तुम लोग फंस सकते हो। अरे यार, OH के लिए तुमने प्रिपेयर ही नहीं किया था, हमने तो सिंपल एनायंस के लिए प्रिपेयर किया था, जैसे Cl माइनस, फ्लोराइड, ऑक्साइड, मैक्स टू मैक्स सिंगल, समझ रहे हो ना? ये एक ही पर्टिकुलर एटम के Yes, sir. एनायंस है, बट दैट डजंट मीन कि आप इनके लिए प्रिपेयर ना करो। अब अगेन HCO3 के लिए कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ OH माइनस तक में भी वो जा सकते हैं इस हद तक कि तुम में थोड़ा सा मतलब छेड़े ये तुम्हारे मेरे टेस्ट एनालिटिकल। में आया था ये सेम। अच्छा, हाँ सनी, डाउट क्लियर है? और हाँ, लास्ट में ये ज़रूर बना देना, ये देखो, और लिख लो अपनी अपनी कॉपीज में, डॉट represents नहीं तो भूल जाओगे, represents electron to be transferred, क्रॉस represents transferred। ये इसमें डबल आर होता है सिंगल आर? ट्रांसफर्ड, आई थिंक सिंगल आर। सर ऐसे ही MgCl में होगा, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड में। हाँ सर मैग्नीशियम में भी 2 होते हैं और क्लोराइड में 7, हाँ, तो सर एकदम सेम ऐसे होगा। एक मिनट, मैं सेम ही होगा। लिख के बताता हूँ। तो ये लिख मतलब लो पहले, Mg क्रॉस इक्वल टू, represents, एक मिनट पहले ये लिख लो, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? क्रॉस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं लगता है। Acceptors, sir. हम्म, Acceptors. नॉट Yes, रियली sir. एक्सेप्टर्स, हाँ ये कह सकते हो। मतलब ऐसे लिख लो, क्रॉस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन विच इज फिक्स्ड और विच वॉन्ट मूव, या नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक, मैं तब तक यहाँ Mg वाला लिख देता हूँ। Mg, बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, Mg2e पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लूज करेगा तो उस पर कितना चार्ज 2 डेवलप हो प्लस। जाएगा? 2 प्लस। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक एनायन भी, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज भी होनी चाहिए। Cl। तो मान लो तुम क्लोराइड लेकर आए,
प्लस ठीक है। 2e माइनस। क्लोराइड जब एक्सेप्ट करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो वो बन जाएगा Cl2 माइनस। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ बैलेंस करने की कोई ज़रूरत है या ऑलरेडी बैलेंस्ड है सब कुछ? जरूरत है। कहाँ ज़रूरत है बताओ? इसमें अपन ने 2Cl क्यों नहीं किया क्या नहीं और किया? इसमें Cl करेंगे। 2OH किया? सर जैसे सर एक मिनट, ये ये Cl माइनस होगा, सो सॉरी। हाँ 2 माइनस नहीं, Cl माइनस, क्योंकि Cl2 माइनस नहीं होता है। 2 माइनस मतलब इसका नेगेटिव 2 चार्ज नहीं होता है, एक सिंगल ही चार्ज होता है। हाँ अब बताओ, बैलेंस करने की ज़रूरत 2Cl है? होंगे सर दोनों साइड। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोराइड एनायंस बियर करेंगे, क्योंकि एक क्लोराइड एनायन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए, तो सर 2 लिखेंगे। और 2 आपको फिर लेफ्ट में भी लिखना पड़ेगा। तो फाइनली आप ऐसे लिखोगे Mg प्लस Cl। आई थिंक ये पता होगा तुम लोगों को, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ना वो दोनों के लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर देते हैं ऐसे। ये क्या होगा? देखो दोनों साइड में क्या चीज़ कॉमन है, जैसे मैथ्स में नहीं करते हैं, प्लस साइन है दोनों साइड तो कैंसल्ड आउट हो जाते हैं। आई मीन दिस इज व्हाट आई मीन टू से, बट ये आपको शो नहीं करना है। सर ये शो नहीं करना ना सर, ये नीचे वाला। आई मीन एक मिनट रुको, हाँ मैं कह रहा हूँ ये शो नहीं करना है तुम्हें। ये जो मैंने क्रॉस लगाया ना, ओहो ये मिट ही नहीं रहा है। ये भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, बट इसके बाद आप फाइनली अच्छे से लिख लेना। हम यूजुअली देखो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सबको पता है कि रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोराइड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, बट आप बैलेंस करने के चक्कर में 2 लगाते हो, है ना, और ये दिख भी रहा है 2 यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर सर। एक और इलेक्ट्रॉन कैंसिल क्वेश्चन भी तो था। होंगे। एक मिनट सर आयुष। जैसे सर ये हाँ तो 2 के लिए हो गया। अब सर हम्म, मैंने सर कहीं क्वेश्चन देखा था कि सर ऐसे ही होता ना फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, सिर्फ और सोडियम। सिर्फ सोडियम, सोडियम के साथ और क्या है, कंपाउंड होगा कुछ? सर कुछ नहीं है, सोडियम ही है बस। सोडियम आयन होगा। तो कैसे करेंगे? तो Na इक्वल्स, क्योंकि मेटल है तो लूज करेगा, तो आपको राइट हैंड साइड में क्या शो करना है, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यू मेक श्योर यहाँ पे +1 लिखो, या फिर जस्ट प्लस भी लिख सकते हो, बट +1 लिख लो, जैसे तुम्हें हैबिट सही लगे। तो दिस सिंगल इक्वेशन जस्ट रिप्रेजेंट्स कि सोडियम आयन फॉर्म हुआ है। और हाँ बाय द वे, तुम लोग अभी 10th में, तुम लोग को ये नहीं पता है, बट मैं बता दूं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए, पता है ना एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है सोडियम को, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एकदम रेडी नहीं कि भाई ले जाओ इलेक्ट्रॉन मेरे, टेंडेंसी है मेटल्स की, हमने जैसा पढ़ा है मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट मिनिमम एक छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें सप्लाई करनी ही पड़ेगी ताकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। लेकिन हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें क्या पता चलता है, सबसे ऊपर कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में? पोटेशियम। 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 फिर सोडियम। ठीक है, तो मैं बस पोटेशियम लिख रहा हूँ ऊपर, और बीच में कुछ जैसे जिंक को ले लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज से यही पता चलता है कि किसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जिंक इलेक्ट्रॉन्स को। लूज करवाने के लिए। जिंक। जिंक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी लोग समझो इस चीज को, रिएक्टिविटी सीरीज में किस पर्टिकुलर मेटल को तुम्हें लगता है ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट तुम इनिशिएट करो कि भाई अब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू करो। जिंक को, तभी वो क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है, और जो जितना ज्यादा लेस रिएक्टिव है उसको तुम्हें पुश करना पड़ता है, ज्यादा दम से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि चलो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करो। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको बेसिकली जो अनस्टेबल है ज्यादा, उसको मिनिमम बहुत कम एनर्जी में वो काम हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। ठीक है,
सर ये डायग्राम शो करना वो पड़ता है सर, ये एक्स और सर ये जो ऊपर वाला डायग्राम है सर जो आपने शो किया है। डॉट वाला, हाँ ऑफ कोर्स, ये फाइनल ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे जैसे MgCl2 के केस में। ये तो बना हुआ है एनसीईआरटी में, बट मैं भी वही सेम चीज़ ही बनाऊंगा, बट देख लो। ऑफ कोर्स ये करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सॉरी मैंने इसका राइट हैंड साइड नहीं लिखा था उस केस में। क्या बनाया था ऊपर कंपाउंड, क्या हाइड्रोक्साइड था? CaOH। CaOH था ना, हाँ। तो मैंने राइट हैंड साइड नहीं लिखा, आपको राइट हैंड साइड भी लिखना है। राइट हैंड साइड दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम कर देता हूँ। राइट हैंड साइड दिख रहा है सबको? इस केस में दिस इज अ cation एंड दिस इज एन, नहीं, देयर आर 2 anions। ये बैलेंसिंग बहुत ध्यान से देखना। दिस इज एन cation, एन क्यों लिख रहा हूँ, आर्टिकल नहीं है, अ cation, एंड दिस इज 2 anions of same kind। ठीक है? सर यही सबसे डिफिकल्ट चीज है इस चैप्टर की ना। नहीं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे इस चैप्टर की एक ही चीज़ लगती है कि वो एक्टिविटी से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं कि एक छोटा सा फ्लेम भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, एग्जैक्टली लिखा है कि इस पर्टिकुलर लेट से मेटल को बर्न करने पे कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है, वो उस पर क्वेश्चन बना देते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, दैट एक्चुअली पुशेस द स्टूडेंट टू रीड द चैप्टर वेरी इंटेंसली एंड केयरफुली। तो अब सर वो तो देख, इसको हम कैसे करें फिर? देखो मैं तुम लोगों को मैंने शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले भी बताई थी, अभी फिर से बता देता हूँ। अगर अच्छा स्कोर करना है बोर्ड्स में, दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो हार्ड वर्क या तो स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क यही है कि गो थ्रू ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, और एकदम रिसर्च करके प्रॉपर नोट्स बनाए, एकदम रेडी हैं भाई, फोड़ देंगे, 90+ आ जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन स्मार्ट वर्क, क्वेश्चन बैंक निकालो, पिछले 10 साल के वो खरीद लो, स्कैनर बुक जिसने नहीं ली है ले लो, स्कैनर बुक्स के जितने भी प्रीवियस बोर्ड ईयर पेपर हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो। बट दैट वर्क इज अ लिटिल लेस effort demanding than you reading the entire chapter detail word to word, don't you think so? क्वेश्चन रिपीट होते रहता है सर। हाँ, क्वेश्चंस मोर और लेस रिपीट सर होते हैं, या एक फिर बार तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ ऑफ कोर्स एक बार रीड करना पड़ेगा, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट चिराग इंटेंस रीडिंग, इंटेंस एज इन वेरी केयरफुली मैनर्ड में, और डिटेल रीडिंग कर वन रहे बाय हो, वन नोट वर्ड। भी बनाते जा रहे हो कि इस सर एक्टिविटी में आपने ये। पहले चैप्टर का सर जैसे आपने सर एक पीडीएफ भेजा था ना सर, हाँ मैं वही कह रहा क्विज था, रिएक्शन, सर तो वैसे इसका नहीं हो भी मैं सकता? भेज दूंगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी मैं बहुत जल्द 1-2 दिनों में भेज दूंगा। आई मीन इनफैक्ट आज लास्ट क्लास है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो उसके बाद मिल जाएगी आपको इसकी वही रिएक्शंस पीडीएफ, और जो भी कलर फ्लेम्स है ना, डिफरेंट मेटल्स को बर्न करने पे क्या कलर आता है, या फिर फ्यूम्स के कलर, गैस की आइडेंटिफिकेशन, कोई किसी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन, जैसे CO2 की आइडेंटिफिकेशन, H2 की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड कर लिया। तो याद रखना, स्कैनर जिसने नहीं लिया है ले लो, मुझे पता है तुम लोग अब हार्ड वर्क के लिए अभी पुश करूंगा, तो जिसको करना है जेन्युइनली करो, आई मीन दैट्स अ वेरी आइडल अप्रोच, बट स्मार्ट वर्क मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा अभी करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के टाइम अभी क्वेश्चन कम पेपर है। तो नेट पे ही मिल जाते हैं। अब ठीक है, नेट पे तुम्हें कोलेट करना पड़ेगा, कंपाइल करना, जब बने बनाए एक बुक मिल रही है 250 या 300 की बुक आती है उसकी स्कैनर की, तो वो ले लो, टुगेदर विद मी पब्लिकेशन। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लेना, प्रीवियस 10 years के पूरे। सर आपने तो ओसवाल की भेजी थी। ओसवाल भी चलेगा, इट शुड बी अ गुड पब्लिशर, ये नहीं क्योंकि लोकल जिसका ऑथर का नाम या पब्लिकेशन का नाम ही नहीं सुना है वो बुक खरीद के बैठ गए हैं, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर उसके सारे क्वेश्चन पेपर कर ले तो फिर चल जाएगा सर? आराम से 90+ चल जाएगा, दौड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था और इसका ये आंसर है, यानी कि बस एक बार रीड कर लिया हो गया। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, यस सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, फिजिकल नेचर हम देख ही चुके हैं, नहीं फिजिकल कह रहा हूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का नेचर देख चुके हैं। फिजिकल नेचर में वो कहते हैं कि, हाँ एक मिनट, फिजिकल नेचर में आने से पहले मैंने ये पूछा था, किसी ने ये जवाब ही नहीं दिया कि वो क्यों सॉल्युबल है वाटर में, बताओ। सर वो आयंस ज्यादा रिलीज कर देते हैं, आयंस ज्यादा रिलीज करते हैं, ये ज्यादा कैसा आसानी आंसर से। है? सर 2 आयंस होते हैं, पॉजिटिव कैटायन एनायन। देखो तो मैंने क्या पूछा और तुम क्या बोल रहे सर वो हो। मैंने आयोनाइज पूछा ज्यादा व्हाई इजीली दे हो आर जाते हैं। इजिली सॉल्युबल, क्या कह रहे हो दे? तो वो आयोनाइज ज्यादा आसानी से हो जाते ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल से पुश करता हूँ इसे। 9th क्लास याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। हैं। यस सर। ठीक है, whenever you mix any ionic compound in water, the polar nature of water molecule, at least I expect ये सबको पता है कि water एक polar molecule है, यस सर। सिर्फ आयुष को पता है, बाकी लोग चुप हैं। पोलर नेचर का मतलब होता है कि वो स्लाइटली चार्ज्ड है। किसने चार्ज किया सर उसको? अरे इट इज ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन ज्यादा कौन प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? ऑक्सीजन। क्यों पता है? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्टेट पूरा होना इज लाइक, ऐसे समझ लो मैं, मेरा आईआईटी पास, मेरा आईआईटी निकल गया उस तरह से। इसका ड्यूप्लेट पूरा होना इट्स लाइक ठीक है एनआईटी कॉलेज में हो गया है, उस तरह से। मतलब इट्स अ वेरी मेजर इवेंट कि ऑक्टेट पूरा हो गया भाई तुम्हारा, तुम अब नोबल गैस की तरह बिहेव करोगे। ओह, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, डेल माइनस जैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ये ज़्यादा कैरी करेगा। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपना समय बिताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हाइड्रोजन के, ये ज़्यादा समय ऑक्सीजन की तरफ बिताएंगे, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ऑक्सीजन का, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है स्लाइटली, और ये वाला जो हिस्सा होता है स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे तुमने NaCl को मिक्स किया उसके साथ, सबको पता है NaCl which is an ionic compound. Don't you feel that ionic compound actually relies on which kind of force between cation and anion? Electrostatic. यस सर। Yes. यस सर। बाकी लोग कहाँ गए हैं? यस सर, सब इलेक्ट्रिक। सो रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे भी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन डिसरप्ट करता है? डिसरप्ट मतलब कौन, डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब, कौन छेड़ रहा है? इस, हाइड्रोजन। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल का पोलर नेचर। पोलर नेचर ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई दे डिसोसिएट इनटू, ये S प्लस क्या है? H प्लस नहीं, डेल प्लस है। डेल एक क्वांटिटी मैंने ले ली, चलो डेल अगर अच्छा नहीं लग रहा है, एक वेरिएबल बताओ आयुष। सर x, लेट द नंबर बी x, तो ठीक है x प्लस कोई चार्ज है, और ये x माइनस, ठीक है। तो NaCl जैसे ही आता है, Na will feel attracted towards the negative charge of the water molecule, and chloride will feel attracted towards the pollen. This is what helps in dissociation of ionic compound. And when ionic compound dissociates, this is when we say it is, I mean it has ionized, not ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको कभी मिक्स मत करना कि, डिसॉल्व। हाँ, डिसॉल्व, डिसोसिएट। खैर ये 9th क्लास की डिटेल है, मैं बस एक लाइन बता के आगे बढ़ जाऊंगा। डिसोसिएशन और डिसॉल्व होना या फिर सॉल्युबल
क्या लगता है मैंने कोई पर्यायवाची शब्द इसमें लिखे हैं या तीनों के तीनों सेम है या कुछ डिफरेंस है इन तीनों में या कोई दो सेम है? एनीवन? डिसॉल्व, डिसोसिएट, और सॉल्युबल डिसॉल्व और सॉल्युबल सेम है, सेम है। सेम है, करेक्ट, ये दोनों सेम है। डिसोसिएट मतलब अलग अलग। स्प्लिट हो जाना, एग्जैक्टली आयोनाइज्ड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप चीनी मिलाते हो पानी में तो वो डिसॉल्व होती है वाटर में, डिसोसिएट नहीं होती, राइट? हाँ, लेकिन तुम टेबल सॉल्ट मिलाओगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसॉल्व का मतलब ऐसे समझ लो, तुमने एक क्रिस्टल समझ रहे हो ना सब लोग, छोटा सा दाना, ग्रेन, एक क्रिस्टल तुमने शुगर का मिलाया, या मान लो कॉपर सल्फेट ही ले लो, CuSO4, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। एक क्रिस्टल में तुमने मान लो कितने ऐसे यू नो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो 10 मिलियन सर, हर एक क्रिस्टल में होंगे ना बहुत सारे, मान लो 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं इसके। तो डिसॉल्व का मतलब होता है कि वो 10 के 10 मिलियंस पूरे भी नहीं हो सकते हैं, बट मान लो 5 मिलियन या 7 मिलियन अलग अलग हो गए वाटर में, इस रूप में कि एक एक CuSO4 इसका 10 मिलियन वाला एक वाटर के उस हिस्से में चला गया, एक इधर चला गया, इधर उधर मतलब वो चले गए। अब वो फोर्सेस, सम अट्रैक्टिव फोर्सेस से एक जगह पे एक लंप बन के नहीं है। दिस इज व्हाट डिसोल्वेशन मीन्स। लेकिन डिसोसिएट होना मतलब अरे भाई फर्दर ये ऐसे टूट जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो याद रखना, ये शायद आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके चलते बढ़ जाती है? सिर्फ सॉल्युबिलिटी इनफ है कहना या डिसोसिएशन इज कंप्लीट टू से? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस के वजह से होती है ना, डिसोसिएशन की वजह से। That's why ionic compounds are good conductors or bad of electricity कंडक्टर। because they dissociate in the water. Okay. तो लिख लो ये रीजन, वरना फिर नोट करना भूल जाओगे। लिख लो, ionic compounds are soluble in water because the polar nature, और जनरली लिख लेना, ठीक है, ये वर्ड। कैन वी एंड दिस क्लास? अरे भाई तुम लीव कर लो, नो इश्यूज, अभी हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है आयुष, 5 मिनट्स। रिकॉर्डिंग चेक कर लें, लास्ट 5 मिनट्स, जल्दी से लिख लो। Ionic compounds are soluble in water because the polar nature of water molecule, because the polar nature of H2O molecule dissociate, पहले लिख लो, हाँ चलो ऐसे लिख लो, dissociates the ionic molecule into किसमें, किस into, कैटायन एनायन। हाँ कैटायन एंड एनायन नहीं लिखना है तो into आप ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज्ड स्पीशीज। तो इसमें ना दो आंसर छिपे हुए हैं, एक सॉल्युबिलिटी का और दूसरा, इसी में कंटिन्यू कर देना। दिस ड्रास्टिकली मतलब बहुत हद तक इंक्रीज कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज वी नो आयंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी पूरी चीज का वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, दे कैरी द चार्ज। ओके, ना इसमें एक बस वर्ड आया, मैं उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन स्टेट गाइस? लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। पिघला हुआ स्टेट, राइट? जरा इमेजिन करो, आई मीन दिस इज सो फैंटास्टिक टू विजुअलाइज
तुम्हें पता है तुम एक चम्मच पे अगर कॉमन सॉल्ट रखोगे और तेज आंच में ले जाओगे, मतलब गैस का बर्नर ऑन किया, तुमने उसको गर्म करना शुरू किया, यहाँ टेबल किसी ने गौर किया था NaCl का कितना था मेल्टिंग पॉइंट? समथिंग किसी ने गौर किया था? 1000 डिग्री को। वो एक्चुअली केल्विन में था, तो उसको जल्दी से एक बार डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पता ना डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी से बताओ। क्योंकि हमें जो NaCl जिस फॉर्म में मिलता है 801 801 वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, सॉलिड। 801 डिग्री। जस्ट इमेजिन तुम गैस पे चम्मच पे रख के उसको गर्म कर रहे हो, तो 801 अचीव करने में काफी टाइम लग जाएगा, इजंट इट? तो पहले चम्मच भी गर्म हो जाएगा सब चम्मच तो एक पहली बात काला हो जाएगा चम्मच, और मम्मी ऊपर से डांटेंगे मेरा चम्मच खराब कर दिया। द पॉइंट इज 801 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इजीली अचीवेबल। और पहली बात यहाँ 801 में होगा क्या सर? वो तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। वो छोड़ो, जब तुम मान लो लिक्विड में तुमने कर दिया उसे कन्वर्ट, फिर जब तुम उसे गैसीय स्टेट में लाना चाहोगे तो कितना और एक्स्ट्रा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। 1686 से माइनस करो 273, तो ये हो जाएगा कितना? 1413 सब 1413 1413 बताओ 1413। तो ये एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जैक्टली तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा चम्मच भी आई मीन मोल्टन स्टेट में आ जाएगा? Yes. बट मैं बेहतरीन तुम्हें ये कह रहा था, जस्ट इमेजिन करो, दिस इज सो फैंटास्टिक, जस्ट बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो उसे तोड़ के रख देता है विदाउट NaCl रीचिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो सर मतलब एक आयनिक कंपाउंड अगर डिसोसिएट हो गया है तो क्या वो उसका मोल्टन स्टेट है? एक्चुअली यस, क्योंकि मोल्टन स्टेट में भी क्या होगा इसके साथ, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो isn't that fantastic? I mean टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ और वाटर के पोलर नेचर के चलते वो टूट गया। That's why it is a good conductor of electricity. चलो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। और एक मिनट, हमारा और कुछ छूटा नहीं ना इसमें? फिर इससे पहले सब कुछ हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। occurrence के आगे तो कट गया ना सर सारा। हाँ, दैट इज एलिमिनेटेड। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया था सब कुछ, राइट? ये तो हमें पता ही, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आई मीन दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, अपना होमवर्क नोट कर लो, देन दिस क्लास इज ओवर। ये आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, पेज नंबर, एंड जेन्युइनली ऑनेस्टली खुद से बनाना, ठीक है? डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी अदर रिसोर्स प्रेजेंट ऑनलाइन। 46 पेज नंबर, ये 5 क्वेश्चंस आपको सबमिट करने। क्वेश्चंस मुझे अपनी कॉपी में पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करना बिफोर नेक्स्ट क्लास विच वी विल हैव ऑन थर्सडे। मेक श्योर यू सबमिट दैट। ठीक है, जाने से पहले कोई डाउट? थर्सडे तो आज ही है। ओह सॉरी, Monday संडे, मुझे Monday संडे सबमिट करना है। ठीक है, I'll also take a extra class Sunday इस बार। Definitely I'm going to take that extra class, and by Sunday I'll release that PDF as टेस्ट well. है सर।